हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर, जो ऑक्सिलरी वर्ब का सेकंड पार्ट है हमारा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। वो आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो मॉडल वर्ब का परिभाषा होता है अ वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। बस बच्चों, अब जो यहां मूड के बारे में बात करें हम लोग, तो इस मूड का मतलब होता है मिजाज, मनोस्थिति, यानी कि मन की स्थिति। मतलब ये जितने मॉडल्स हैं ये हमेशा सब्जेक्ट के मूड को दर्शाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, आई टोल्ड यू, हम एग्जांपल, ये वाक्य सही है ना गलत है बच्चों? तो ये वाक्य हमारा सही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग पढ़े कि आई गो मतलब क्या होता है, मैं जाता हूं। अब देखिए, मॉडल का प्रयोग अगर हम यहां करेंगे तो अब बच्चों, जो जाने का काम था, अब ये स्पीकर पर डिपेंड करता है कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा। यानी कि ये केन का काम क्या हुआ, ये सब्जेक्ट को क्या किया, मूड को बताया कि जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। तो जब भी हमको मूड को बताना है, किसी भी स्पीकर के मूड को बताना है, तब हम इन 10 मॉडल में से कोई एक मॉडल का प्रयोग करके हम दिखा सकते हैं। अब जैसे बोलता है, ए कल बाजार जाओगे, तो अब क्या बोलते हैं, ए हाँ बाजार जाएंगे। यानी कि अभी जरूरी नहीं है कि बाजार वो जाएगा, अब वो अपना मूड दिखा, अब उसके मूड पर डिपेंड करेगा कि कल उसका मूड कैसा रहता है। हो सकता है जाएगा भी, नहीं भी जा सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें बुला सकता हूं, मतलब क्या, अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम चाहेंगे तो बुलाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बुलाएंगे। यानी कि ये जितने मॉडल वर्ब्स हैं ये सारे सब्जेक्ट के मूड को बताता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये जब भी प्रयोग होगा ये हमेशा अपने साथ वर्ब वन का प्रयोग लेगा। यानी कि जितना मॉडल एक्चुअली वर्ब हम लोग पढ़ेंगे, हमेशा याद रखेंगे बच्चों, इसके साथ हमेशा वर्ब वन का ही प्रयोग होगा। दूसरा इसको कोई वर्ब पसंद नहीं है। जिस तरह हम लोग ऑक्सीजन बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक उसी तरह मॉडल वर्ब का जो ऑक्सीजन है वो हमारा V1 है। यानी कि बिना V1 का मॉडल वर्ब का यूज नहीं करते हम लोग। अगर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। मान लीजिए एक सेंटेंस है, अब आई शुड हम बोले तो बोले ये वाक्य क्या हो गया बच्चों, ये गलत हो गया, क्योंकि शुड ज्यों ही प्रयोग किए, ये क्या है, मॉडल, मूड दिखाने का काम करता है। तो अब ज्यों ही प्रयोग किए तो इसके बाद कोई ना कोई वर्ब आपको प्रयोग करना ही होगा जो V1 रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया मुझे पढ़ना चाहिए। ठीक उसी तरह एक सेंटेंस अगर लिखा हुआ है कि ही विल वेंट, तो अब अगर कॉमन एरर में आपका आएगा कि वाक्य सही है ना गलत है बच्चों, तो ये वाक्य आपका बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आपने विल के बाद क्या यूज कर दिया, V2 फॉर्म यूज किया, यानी कि पास्ट फॉर्म यूज कर दिया। लेकिन विल को क्या चाहिए, मॉडल है, इसको हमेशा कौन सा रूप चाहिए, ये चाहिए। यानी कि V2 का प्रयोग अगर आप करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि ही विल गो। तो अब इससे हम लोग क्या सीखे बच्चों, कि जितना भी मॉडल हम लोग प्रयोग करेंगे उसके बाद 100% हमको कोई ना कोई वर्ब वन का प्रयोग करना होगा। अगर आप नहीं प्रयोग कर रहे हैं या कहीं प्रयोग नहीं हो रहा है तो वो बिल्कुल आपका गलत वाक्य हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से इसका यूज हम लोग सीखते हैं। मॉडल वर्ब की संख्या जो बच्चों है वो 10 है हमारा। पहला है शैल, विल, वुड, कैन, मे, माइट, कुड, शुड, मस्ट और आउट टू। इसी तरह से 10 मॉडल हैं। अब इस 10 मॉडल को हम लोग प्रयोग के अनुसार, हिंदी मीनिंग के अनुसार अब इसका उपयोग करना हम लोग सीखते हैं। पहला मॉडल हमारा बच्चों शैल, विल और वुड। ये जो 3 मॉडल है, इस तीनों का मतलब होता है बच्चों गागेगी। यानी कि गागेगी वाला जितना बात हम लोग बोलेंगे, इस तीनों का प्रयोग हम लोग करेंगे।
शैल का मतलब भी गागेगी, विल का मतलब भी गागेगी और वुड का मतलब भी गागेगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि शैल का प्रयोग कहां करेंगे, विल का प्रयोग कहां करेंगे और वुड का प्रयोग आप लोग कहां करेंगे। तो शैल का प्रयोग जो होता है बच्चों कब होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यानी कि आई और वी के साथ ही सिर्फ होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, आई और वी शैल गो टू स्कूल, यानी कि शैल का प्रयोग हम लोग कब करेंगे बच्चों, कि जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, फर्स्ट पर्सन वाला हो, यानी कि आई और वी हो, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, आई और वी शैल गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाएंगे या फिर मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक उसी तरह बच्चों विल का जो प्रयोग होता है, रेट सब्जेक्ट, यानी कि विल का प्रयोग कब करेंगे, जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे उसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। अब बाकी में हमारा कौन हो गया, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी कि यू, ही, सी, इट, दे और नाम और ज्यादा नाम। तो इसके जगह पर हम इसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। अब किसी का अगर सब्जेक्ट चेंज करना है हमको, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों, यू, सी, ही, दे विल कम टुडे, यानी कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या हो गया, यू, सी, ही, दे, यानी कि बाकी सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग और सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग, और मीनिंग ये हिंदी मीनिंग क्या देगा, गागेगी में देगा। अब ठीक उसी तरह हम लोग आते हैं वुड में, कि वुड मतलब भी गागेगी कब होता है, जब हम कोई भी चीज क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, यानी कि वुड मतलब भी गागेगी होता है कब, जब हम अनुमान लगा करके कोई भी बात कहते हैं। जैसे जिस तरह शैल और विल क्या हो गया, ये आपका फ्यूचर की घटनाओं को के बारे में जिक्र करेगा, यानी कि आगे जाकर के काम होगा नहीं होगा इसकी जिक्र करेगा, ये फ्यूचर एक्शन को दिखाएगा ये। लेकिन वुड क्या है, आपको प्रेजेंट सिचुएशन को दिखाएगा, और जिसका जो यूज होता है वो अनुमान के तौर पर होता है। जैसे बच्चों अगर मान लिए हमारे स्टूडेंट्स में से किसी के गार्जियन बाहर आए, तो गार्जियन और बच्चे का चेहरा लगभग मिलता जुलता है, तो अब मान लीजिए कोई लड़का का चेहरा उनके गार्जियन से मिल रहा है, तो हम रहीम तुम्हारा पिताजी होगा शायद। तो अब यह क्या किए, अनुमानता उस बात को कहते हैं। अब मान लीजिए आप कोचिंग में आए, अरुण सर को आप नहीं पहचानते हैं, ठीक है, अब देख रहे हैं कि हम ही पढ़ा रहे, लेकिन आप जानते नहीं है यही अरुण सर है, तो आप बोलिएगा लगता है यही अरुण सर होंगे, यही अरुण सर होगा। तो अब आप क्या करेंगे, वहां अनुमान के तौर पर बात करेंगे, तो अब हम वहां यूज क्या करेंगे, वो अरुण सर होगा, तो क्या यूज करेंगे इसका, तो ही वुड बी अरुण सर, वह तुम्हारा पिताजी होगा, तो ही वुड बी योर फादर। तो यह एग्जाम्पल क्या होगा, ही वुड बी हिज फादर, यानी कि क्या होगा, वह उसके पिताजी होंगे, या फिर ही वुड बी 18, यानी कि वो 18 साल का होगा, हम अनुमान लगा रहे हैं। तो यहां वुड का प्रयोग हम लोग करेंगे जहां अनुमान की बात हम लोग करें। ठीक है, अब ठीक उसी तरह आते हैं हम लोग कि ये कैन, मे और माइट, ये तीनों का मतलब होता है बच्चों सकना। तीनों का जब हिंदी मीनिंग के बारे में बात करें तो तीनों का मतलब सकना होता है। अब कौन किसका, अब किसका प्रयोग कहां करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं, यानी कि पावर, परमिशन या फिर पॉसिबिलिटी का जिक्र हो। अब जैसे कैन से सबसे ज्यादा बोध होता है बच्चों पावर का। अब जैसे अगर तुम इंग्लिश बोल पाओगे, तुम इंग्लिश बोल पाओगे, तो हाँ हम इंग्लिश बोल सकते हैं। अब देखिए, तो अब यहां सकना इंग्लिश आया, अब सकना से क्या लग रहा है, उसके पावर की बात हो रही है, ठीक है, कि उसको पाएगा कि नहीं पाएगा, तो कहता है हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। तो इसका इंग्लिश क्या बच्चों, क्या होगा बच्चों, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तुम हमको मार सकते हो, हाँ मार सकते हैं। अब देखिए इंग्लिश क्या होगा, आई कैन बीट यू, वो इंग्लिश पढ़ा सकता है, ही कैन टीच इंग्लिश। तो ये पावर वाली बात में क्या हो गया बच्चों, ये पावर में कब होगा, जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि पावर या एबिलिटी को दिखाएगा। अब जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश, ये क्या क्षमता को दिखाता है, एबिलिटी को दिखाता है, तो ही कैन स्पीक इंग्लिश हो गया। उसी तरह तुम इसको उठा सकते हो जी, हाँ उठा सकते हैं, तो आई कैन लिफ्ट इट,
तो लिफ्ट मतलब होता है बच्चों उठाना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई कैन लिफ्ट इट। ठीक है, आप तुमको मार सकते हो, तो यहाँ पावर वाली बात हो रही है। हाँ, मैं तुमको मार सकता हूं, क्या हो जाएगा, आई कैन बीट यू। अब एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें मार सकता हूं। तो ये क्या बोध हो रहा है बच्चों, पावर या फिर एबिलिटी, यानी कि शक्ति या फिर क्षमता का बोध हो रहा है। ठीक उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं। तो ये कैन का बच्चों प्रयोग जो होता है ये रफ परमिशन में होता है, यानी कि ये अच्छा परमिशन नहीं माना जाता। ये दोस्ती यारी के बीच में आपका ये परमिशन चल सकता है। तीसरा क्या गया, इट कैन रेन टुडे, यानी कि आज वर्षा हो सकती है। अब क्या बता रहे हैं बच्चों, हम संभावना बता रहे हैं कि हो सकता है आज बारिश हो। तो आप कैन का प्रयोग तीन रूप में हमारा हो जाएगा, पावर एबिलिटी को दिखाने के लिए, रफ परमिशन को दिखाने के लिए, और पॉसिबिलिटीज को दिखाने के लिए हमारा तीन यूज होगा। अब ठीक उसी तरह मे का तीन प्रयोग होता है बच्चों, परमिशन, पॉसिबिलिटी और ऑब्जेक्टिव वाले वाक्य में। अब जैसे हम लोग यूज करते हैं ना, मे आई कम इन सर, तो ये क्या हो गया, ये हम परमिशन मांगते हैं ना, तो यानी कि ये पोलाइट परमिशन माना जाता है। तो इसको जैसे रफ परमिशन में कैन आई टेक यूज किए, तो ये उसी का पोलाइट रूप अच्छा तरीका क्या हो गया, मे आई कम इन सर, यानी कि इसको हम परमिशन में उपयोग करेंगे। दूसरा क्या हो गया, पॉसिबिलिटी। अब जैसे इट कैन रेन टुडे, यानी कि आज रात बारिश हो सकती है, ये क्या बताता है बच्चों, ये 80% तक संभावना बताता है, यानी कि लगभग संभावना है। अब उसी में हम मे में भी संभावना दिखा सकते हैं, जैसे इट मे रेन टुडे। अब जो संभावना है बच्चों, ये क्या आ गया आपका, ये आपका 50% के बीच आसपास, यानी कि आधा आधी संभावना है कि बारिश हो सकती है। अब तीसरा यूज इसका आ गया बच्चों, ऑप्टेटिव। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। अब जैसे कोई ऑप्टेटिव मतलब बच्चों, बस हल्का सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका हम लोग वीडियो अलग से बनाएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब समझ लीजिए, जब हम कोई भी दुआ बदुआ वाली बात करते हैं, वो सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना, ए जुग जुग जियो, तो बोलते हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग, मतलब तुम्हारी उम्र लंबी हो। ठीक है, अब उसी को बोलते हैं, ए जा मर जाओ। ठीक है, क्या बोलेंगे, मे यू डाई। ठीक है, भगवान करे तुम मास्टर बन जाओ, तो मे यू बिकम अ टीचर। तो जब दुआ बदुआ वाली बात जो करते हैं, तो वो मे से शुरू होता है बच्चों, और ये नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये ब्लेस हो गया, आशीर्वाद हो गया। अब बदुआ को कहते हैं कर्स, जैसे तुम मर जाओ तो क्या कहते हैं, मे यू डाई। तो ये हमारा हो गया ऑप्टेटिव। ठीक है, जिसका मतलब होता है दुआ बदुआ, यानी कि ब्लेस और कर्स। ठीक है, अब उसी तरह आते हैं बच्चों, अब माइट का प्रयोग, पहला प्रयोग है पॉसिबिलिटीज में। अब जैसे पॉसिबिलिटीज में हम लोग यहां पर है, इट कैन रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, और उससे कम अगर पॉसिबिलिटी होगा तो हम लोग यूज करेंगे इट माइट रेन टुडे। मतलब पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, और घट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब 10% तक पॉसिबिलिटी आपका आ जाएगा। पॉसिबिलिटी मतलब क्या, नहीं के बराबर है, मतलब बारिश होने का संभावना ज्यादा नहीं है। जैसे अभी के मौसम में संभावना एकदम नहीं के बराबर है, तो इट माइट रेन टुडे। तो पॉसिबिलिटीज को जब सबसे कम पॉसिबिलिटी बताना हो, तब हम लोग माइट का प्रयोग करेंगे बच्चों। ठीक है, अब दूसरा बच्चों, इसका प्रयोग है परमिशन के लिए। देखिए, परमिशन के लिए भी हम लोगों ने यहाँ कैन का प्रयोग किया और मे का प्रयोग किया। तो कैन क्या है, रफ परमिशन है, इसको ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, दोस्ती यारी में चलेगा। अब उससे ऊपर हम लोग आए, मे आई कम इन सर। ठीक है, और उससे आप ऊपर आगे और ज्यादा प्रोवाइड करना है आपको, यानी कि ये तो पोलाइट परमिशन हो गया, और उससे अच्छा अगर परमिशन आपको करना हो, हालांकि ये यूज कम होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं माइट आई कमिंग सर।
ठीक है, तो माइट आई कम इन सर क्या हो गया, ये पोलाइट परमिशन में आपका आ गया। ठीक है, तीसरा यूज है कि ये पास्ट फॉर्म भी होता है किसका, मे का। अब जैसे ही टोल्ड मी दैट ही माइट कम। अब यहां क्या हो गया कि इनडायरेक्ट नरेशन में आ गया था, मतलब पास्ट ऑफ मे। ठीक है, तो ये है कि पास्ट ऑफ मे का हम लोग यूज करेंगे, यानी कि मे पास्ट ऑफ मे का क्या हो जाएगा, माइट का। तो माइट का तीन प्रयोग हो गया, इट माइट रेन टुडे पॉसिबिलिटीज, माइट आई कम इन सर पोलाइट रिक्वेस्ट, ही टोल्ड मी दैट ही माइट कम, इनडायरेक्ट स्पीच हमारा हो गया, जिसको हम लोग पास्ट फॉर्म के रूप में जानते हैं मे का। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेने का कोशिश करें। अब इसके बाद मैं इसको मिटा करके फिर हम लोग अगला मॉडल चलते हैं कोड। आज हम लोग बस इसको मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में आपका लगभग मॉडल आपका मतलब क्लियर हो जाए। ठीक, अब कोड का प्रयोग दो तरह से होता है, क्या, पास्ट एबिलिटी या पावर, और दूसरा होता है परमिशन, यानी कि प्रेजेंट एबिलिटी में हम लोग की एबिलिटी और पावर से यूज किया जाता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन टीच मी, ही कैन बीट मी। ठीक उसी तरह जब उसका पास्ट हमको बोलना है, जैसे आगे से ही कुड टीच मी, अब क्या हो गया, पास्ट एबिलिटी के बारे में होते हैं, ही कुड बीट हिम, मतलब यहाँ पास्ट पावर मतलब उसके पास उतना ताकत था कि उसको मार दिया। अब तीसरा में हम लोग आते हैं परमिशन में। अब कुड का प्रयोग भी बच्चों परमिशन के लिए होता है, तो परमिशन के लिए मैंने क्या किया, इससे पहले हम लोग चर्चा किए कि कैन मतलब भी परमिशन, कैन क्या है, रब परमिशन, उससे ऊपर में आएंगे मे, उससे ऊपर आएंगे माइट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कुड से भी प्रयोग कर होता है। अब जैसे हम लोग बोलते हैं मे आई कम इन सर, आप इसको चार तरह से, तीन तरीके से और बोल सकते हैं, मे आई कम इन सर, माइट आई कम इन सर, या कुड आई कम इन सर, ये चारों आप बोल सकते हैं। यानी कि परमिशन के लिए आपका लगभग 4 मॉडल आपका है। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा आपका मे, माइट और कुड को माना गया है, कैन को रफ परमिशन के रूप में हम लोग यूज करेंगे। अब ठीक उसी तरह बच्चों अब हम लोग आते हैं शुड का, यानी कि शुड, मस्ट और आउट टू, ये तीनों का मतलब होता है चाहिए, यानी कि चाहिए वाला वाक्य जो भी हम लोग प्रयोग करेंगे उसका मतलब शुड, मस्ट और आउट टू का प्रयोग होगा। अब इसका यूज हम लोग सीखते हैं कि शुड का प्रयोग कब होगा बच्चों, कि जब हमारा नॉर्मल एडवाइस आए, यू शुड वॉक, मतलब आपको टहलना चाहिए। नॉर्मल एडवाइस हो गया, जैसे चाहिए को लेकर जितना वाक हम लोग बोलते हैं, तो तुमको आना चाहिए, यू शुड कम, तुमको दौड़ना चाहिए, यू शुड रन, तुमको किताब पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड अ बुक, तुम्हें समय पर आना चाहिए, यू शुड कम ऑन टाइम। तो ये शुड का प्रयोग हो गया बच्चों। आप ठीक उसी तरह उसका प्रयोग हम लोग मस्ट का प्रयोग जो करते हैं बच्चों, ये एम्फैटिक एडवाइस, मतलब मस्ट का प्रयोग चाहिए और कभी कभी इसका मीनिंग जरूर चाहिए भी होता है। जब से कोई एम्फैटिक एडवाइस हम लोग देते हैं तो हम लोग को यूज करना चाहिए मस्ट। जैसे यू मस्ट टेक मेडिसिन, तुमको जरूर दवा लेना चाहिए। इम्फेटिक जो एडवाइस देते हैं जोरदार तरीके से जो हम बोलते हैं, तो शुड के बदले मस्ट का प्रयोग अच्छा माना जाता है। इसी को अगर जोरदार तरीके से बोला, यू मस्ट वॉक, तुमको जरूर करना चाहिए यार, बहुत पेट निकल गया है तुम्हारा, क्या होता है, यू मस्ट वॉक। तो यू मस्ट टेक मेडिसिन, ये जोरदार उसी तरह तुमको जरूरी ईमानदार होना चाहिए, बहुत बेईमानी करते हो तुम। तो अब क्या करें, यू मस्ट बी ऑनेस्ट। ठीक है, अब तुमको जरूर 9 बजे आना चाहिए, यू मस्ट कम एट 9 o'clock। तो ये हो गया। अब तीसरा यूज आते हैं आउट टू। जब हम मॉरल ड्यूटी के बारे में बात करते हैं, अब मॉरल ड्यूटी से संबंध हो गया तो मानवता, यानी कि एक मानव होने के नाते हमारा जो कर्तव्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये हमारा आउट टू शो करता है। जिसे बोलते हैं ना, ए माँ बाप पर ध्यान दो यार, ठीक है, माँ बाप पर
ध्यान दो। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने माँ बाप पर ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, यू आउट टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है। या फिर तुमको मतलब गुरुजनों का आदर करना चाहिए, तुमको मास्टर साहब का आदर करना चाहिए, ठीक है। अरे तुमको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल क्या बच्चों, यू आउट टू रिस्पेक्ट टीचर्स, अगर तुम्हें गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। वी आउट टू लव आवर कंट्री, यानी कि इसका मतलब भी हमारा मॉरल, मतलब हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग अपना क्लास यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में, उसमें हम लोग फिर मार्जिनल वर्ब को समझने का कोशिश करेंगे। यानी कि हमारा ऑक्सिलरी वर्ब जो है लगभग समाप्त हो गया। अब बचा मात्र 3 ऑक्सिलरी वर्ब, हमारा नीड, देयर, यूज्ड टू। उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।